Hello students, welcome to the class. This is your first class of physics, chapter number 1, and today we are going to study about force. Although we have to study force, work, energy and power, but right now we are focusing on the topic that is force. ये आपके 10th ICSE फिजिक्स का पहला टॉपिक है फोर्स। तो आज हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ न्यू नहीं है. It is not new for you. Have studied about this topic known as force several times, so you can treat it as a quick revision. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग फोर्स टॉपिक को बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं. पीछे की क्लासेस में वी हैव स्टडिंग फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स. हम लोग क्लास 6 से ही फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं. तो आज हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली वो सारा कुछ रिकॉल करेंगे और उसमें कुछ नया कंटेंट जोड़ेंगे भी. तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फोर्स एंड वी विल स्टडी व्हाट इज फोर्स and what is the contact and non-contact force and what is effects of force and what is the unit of force. तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग यही सब पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं. तो ये सब जानने से पहले चलिए शुरू करते हैं. हम लोग समझते हैं व्हाट इज फोर्स. तो फोर्स इज अ फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज एंड ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी. एक पिक्यूलियर डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग ने एक और बहुत कॉमन सा डेफिनेशन इसके बारे में सुन रखा है कि अगर कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज फोर्स, तो कहते हैं फोर्स इज सेट टू बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ इट ब्रिंग्स आइदर वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, दैट इज चेंज इन शेप, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन मोशन. सीधी सी बात है, अगर किसी वस्तु पर फोर्स का लग रहा है, फोर्स का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वर्ड फोर्स एक कॉमन टर्म है और उसको हम लोग यहाँ दिया भी गया है कि हम लोग उसको मोशन को बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. क्योंकि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, वो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ला सकता है. तो बेसिकली इसके अलावा वो चेंज इन साइज कर सकता है, चेंज इन पोजिशन कर सकता है, चेंज इन डायमेंशन तो कर ही सकता है. तो व्हाट वी समराइज फ्रॉम द एंटायर पैराग्राफ और जो हमने पहले से पढ़ रखा उन सबको अगर हम लोग समराइज कर लें तो हम यही समझते हैं कि फोर्स का मतलब क्या हुआ. फोर्स का मतलब हुआ कि वह फोर्स का अर्थ है कि अगर कहीं पर फोर्स लग रहा है तो वो या तो शेप चेंज करेगा, या वो डायरेक्शन चेंज करेगा, या वो मोशन चेंज करेगा. यानी कि फोर्स इज सेट टू बी एक्टिंग इट. जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन फोर्स को बहुत अच्छे से समझाता है कि फोर्स इज सेट टू बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ इट कॉजेज फॉलोइंग चेंजेस: चेंज इन पोजिशन, चेंज इन मोशन, चेंज इन डायरेक्शन. मोशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर बॉडी रेस्ट या ना स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आए, और अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में ले आए. तो फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला सकता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उस मोशन को रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, या फिर डायमेंशन चेंज कर सकता है या पोजीशन चेंज कर सकता है. इसका ये जो है ये बहुत ही टिपिकल सा फोर्स का डेफिनेशन है. सो मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर है, इसीलिए इस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे. तो वी आर मूविंग अहेड विथ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि फोर्स जो है वो बेसिकली मोशन और कॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है. वो फोर्स जो है वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, वो बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, वो बॉडी को मोशन में ला सकता है, वो स्पीड को और बढ़ा सकता है, रिटार्ड कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है, डायमेंशन चेंज कर सकता है. तो किसी तरह का कोई भी चेंज जो किसी बॉडी में होता है वो बेसिकली फोर्स के थ्रू ही होता है. अब फोर्स दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एकदम सिंपल सी भाषा में समझिए, अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी बाय कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी. जो फोर्स, हिंदी में समझ रहे हैं आप, जो फोर्स किसी वस्तु में के फिजिकल संपर्क में आने के बाद अपना प्रभाव दिखाता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी बाय कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी. हिंदी में दोबारा समझ लें, फोर्स दो प्रकार के हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और कॉन्टैक्ट फोर्स हम उसी फोर्स को कहते हैं जो किसी वस्तु के संपर्क में आकर अपना प्रभाव दे. तो जो फोर्स किसी वस्तु के संपर्क में आकर उसको प्रभावित करता हो उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि फ्रिक्शन तभी होता है जब कोई दो बॉडी संपर्क में आता है. आपने पढ़ा ना, व्हाट इज अ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज मोशन, है ना. फ्रिक्शन तभी आता है जब कोई बॉडी मोशन करता है. यानी कि फ्रिक्शन जब भी कोई बॉडी चलना शुरू करेगा, मोशन में आएगा,
तो फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन. वी ऑल नो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट्स व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन एंड रिलेटिव मोशन. जब कोई बॉडी एक दूसरे की तुलना में रिलेटिव मोशन में रहता है तो फ्रिक्शन काम करता है, और फ्रिक्शन का काम है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करना. यानी कि अगर आप चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आपको चलने से रोकेगा. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं ना, अगर एक टेबल पर ये बुक रखा है और आप इस बुक को इधर की ओर मूव करना चाह रहे हैं, यू वांट टू मूव दिस बुक इन दैट डायरेक्शन, तो टेबल जो है और बुक के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा और वो हमेशा मोशन के अपोजिट दिशा में रहता है. तो मेरे ख्याल ये चीज़ भी हमें पता थी, हमने जस्ट बार रिकॉल कर लिया. तो फ्रिक्शन फोर्स इज एग्जांपल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स which acts on a body by coming in physical contact, and friction force is a force which is present between two bodies in motion, and it is always in the direction opposite to motion. It opposes any kind of motion. हिंदी में समझ लें, फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और वो किसी भी मोशन का विरोध करता है, वो किसी भी मोशन को चलने से, किसी वस्तु को चलने से रोकता है. तो जब भी कोई दो बॉडी मोशन में रहती है तो फ्रिक्शन का काम होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हुए उस बॉडी को चलने से रोकना, उस बॉडी को आगे बढ़ने से रोकना. फ्रिक्शन इसीलिए कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जब तक दो बॉडी संपर्क में नहीं आएगा फ्रिक्शन काम कैसे करेगा. अब अगला जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका अगला नंबर 2 एग्जांपल है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब है कि अगर हमने एक बुक को टेबल पे रखा तो ये बुक जो है वो टेबल पर फोर्स लगाएगा, जो फोर्स उसके वेट के बराबर होगा. और वेट किसके बराबर होता है? m इंटू जी. weight of the body is mass into acceleration due to gravity, or weight is basically a kind of force which is acting proportionally perpendicularly to the surface. क्योंकि उसको अर्थ नीचे की तरफ खींचता है तो सरफेस पे परपेंडिकुलर ही काम करेगा. तो जब किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखेंगे, मान लीजिए एक बुक को एक टेबल पे रखा गया है, तो बुक एक फोर्स वेट के बराबर जो कि उसके मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, W इज इक्वल टू एम जी के से नीचे की ओर एक्ट करेगा. तो ये एक्शन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्शन. न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको याद होगा, एक्शन एंड रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो व्हेन वी प्लेस दिस बुक ऑन दिस टेबल एज एन एक्शन, वेट इज अप्लाइड, एंड एज अ रिएक्शन जो है ये बॉडी ऊपर की ओर एक्ट करेगा. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. समझ गए? हिंदी में समझ लीजिए, अगर एक टेबल पर एक किताब को रखते हैं तो वह किताब इस टेबल पर फोर्स लगाएगा वेट के बराबर. वह किताब उस टेबल पर फोर्स लगाएगा वेट के बराबर, और वेट जो है वो मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है. वेट अगर एक्शन है तो रिएक्शन के रूप में एक दूसरा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था कि एक्शन के अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. तो जैसे यहाँ पर ये बुक जो है उसका एक्शन है वेट, तो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि व्हेन अ बॉडी इज इन प्लेस इन द सरफेस, तो ये बॉडी जो है वो सरफेस पे अपने वेट के बराबर का फोर्स लगाता है. और वो नीचे क्यों नहीं गिरता है? ये बुक नीचे क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि एक्शन है वेट, तो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये एक्शन रिएक्शन दूसरे को कैंसिल आउट करता है और बॉडी को गिरने से रोकता है. तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो वेट के अपोजिट होता है ना. तो इट इज़ इक्वल टू द वेट. तो आपने अगर हाथ में एक ब्लॉक पकड़ा है तो ब्लॉक जो है नीचे की तरफ करेगा एक्शन, और एक्शन जो है वो उसके वेट के बराबर होगा, और जो वेट है वो उसके m इंटू जी के बराबर होगा. और रिएक्शन जो है इस वेट को, इस एक्शन को कैंसिल आउट कर देगा रिएक्शन, और रिएक्शन जो है वो होगा नॉर्मल फोर्स. ठीक है, चलिए अब अगला तीसरा पढ़ते हैं, टेंशन फोर्स. वेरी सिंपल. टेंशन इज अ फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स. किसी भी तार या किसी भी रस्सी को जब हम लोग खींचते हैं तो उसमें तनाव पैदा होता है, उसे हम लोग टेंशन कहते हैं. आप यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं, दिस इज अ रूफ. छत से हमने एक रस्सी को बांध दिया, स्टील वायर को बांध दिया, और उसमें एक पत्थर लटका दिया. पत्थर जाहिर सी बात है नीचे की तरफ क्या लगाएगा? फोर्स. ये फोर्स कितने के बराबर होगा? उसके वेट के बराबर होगा. वेट कितने का बराबर होगा? हमने पढ़ लिया, ये वेट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा. तो ये इसको नीचे खींचेगा, जो वेट है वो इस स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा एक्शन करके, और रिएक्शन इस स्ट्रिंग में पैदा होगा, क्योंकि रिएक्शन होना ही होना है. एक्शन नीचे की ओर हो रहा है तो रिएक्शन होना ही होना है.
तो एक एक्शन और एक रिएक्शन की वजह से इस वायर में क्या प्रोड्यूस हो गया, टेंशन। तो टेंशन फोर्स जो है इस वायर के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। इंग्लिश में समझ लीजिए कि व्हेन वी टेक अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ and a weight is added to the wire, one end of the wire, the weight pulls the wire downwards as an action, and as a reaction a normal force is produced. So when this action and reaction works in opposite direction on a wire, the tension force is seen. So basically tension force is a force present in the strings when they are simultaneously being worked upon by two equal and opposite forces. In very simple words, when in a stretched string two equal and opposite forces work, it produce टेंशन फोर्स। हिंदी में सामान्य सी भाषा में, जब किसी तार में एक साथ दो फोर्स अपोजिट, इक्वल और अपोजिट दिशा में काम करते हैं तो उस तार में रिएक्शन पैदा, जो तनाव पैदा होता है उसे हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि व्हेन अ बॉडी सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग, द बॉडी पुल्स इट्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू इट्स weight, but it is pulled upward due to its normal force। और दो अलग अलग फोर्स, एक एक्शन नीचे काम कर रहा है, एक्शन यहाँ पर कौन है, वेट, और एक रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे एक ही वायर पर तो उसमें पैदा हो जाएगा टेंशन। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना है हमें, टेंशन फोर्स। नाउ हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। स्प्रिंग बेसिकली एक यूनिक शेप है क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी है कि अगर आप, अच्छा ये सब के सब जो हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स में ही पढ़ रहे थे, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कॉन्टैक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन भी जब तक दो बॉडी संपर्क में नहीं आएगा नहीं करेगा। अगर आप रस्सी को नहीं खींचोगे, हाथ उसको फिजिकली पकड़ के, तो टेंशन पैदा नहीं होगा। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं करोगे तो उसमें भी फोर्स नजर नहीं आएगा। आपको याद रखना है स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, ये याद रखना है क्योंकि स्प्रिंग का एक यूनिक सा प्रॉपर्टी होता है। स्प्रिंग हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी दैट व्हेन इट इज कंप्रेस्ड it tries to expand, and when it is expanded it tries to compress. So basically spring is a unique shape. देखिए क्या, what is spring? Do you think spring is a name of a metal or what is it is? Basically spring is a shape. Spring is a shape which has a unique tendency that when it is stretched it tends to compress, when it is compressed it tends to expand. हिंदी में स्प्रिंग एक खास आकार है जिसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको खींचना चाहते हैं तो वो दब जाता है, और आप जब उसको दबाना चाहते हैं तो वो फैल जाता है। और जो फोर्स पैदा करता है वो होता है चेंज इन लेंथ के बराबर। यानी कि अगर एक ये स्प्रिंग है, आप छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, अगर ये स्प्रिंग है आप इसको इतना स्ट्रेच कर दोगे तो ये L इज द चेंज इन लेंथ। तो जितना ज़्यादा चेंज इन लेंथ होगा, स्प्रिंग फोर्स इज proportional to change in length. This is what I'm always speaking. Spring force is proportional to the change in length. So more you change the length, the more force spring produces. Spring force सीधा का सीधा चेंज इन लेंथ पे डिपेंड करता है। तो आप स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा कम या ज़्यादा करेंगे, ये दोनों केस में काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है और आपने इसे कंप्रेस कर दिया, यहाँ तक कंप्रेस कर दिया, तो आपने चेंज इन लेंथ जो किया वो L है। तो बेसिकली व्हाट इज चेंज इन लेंथ? ओरिजिनल लेंथ भाई या इधर कंप्रेस कर दो या एक्सपेंड कर दो, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं स्प्रिंग की एक यूनिक टेंडेंसी होती है कि अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, अगर आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो कंप्रेस करेगा। तो स्प्रिंग इज अ यूनिक स्प्रिंग हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी दैट इट will expand when you compress it, it will compress when you expand it. So spring has a spring force which is proportional to its length. So if you, the greater you change the length, the greater is the force produced by the spring, and this spring force is basically a kind of a restoring force. तो जो फोर्स उसके लेंथ को चेंज करता है वो जो है उसके विरोध में रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो पैदा स्प्रिंग करता है। तो यहीं पे वही चीज़ हमने समझ लिया कि अगर आप स्प्रिंग को या तो स्ट्रेच या कंप्रेस जो भी करोगे तो आप उस पर फोर्स तो लगाओगे ही, आप जितना उसको कंप्रेस या एक्सपैंड करोगे उतना ज़्यादा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो स्प्रिंग के को एक्सपैंड या
कॉन्ट्रैक्ट कराता है और रिस्टोरिंग फोर्स उसको उसके शेप को वापस पाने में मदद करता है। अगला टॉपिक है फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू कोल्यूशन। कोल्यूशन मतलब सीधी सी बात है, मान लीजिए कि दो बॉडी है, दोनों आ रहे थे, चाहे सेम डायरेक्शन में आए या अपोजिट डायरेक्शन में आए, और दोनों में टक्कर हो जाती है, तो दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे को अपना फोर्स एक्सचेंज करते हैं। सो दिस इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। आप यहाँ पे फिगर में विजुअल्स में देख सकते हैं, एक बॉडी ए है, ये आगे इधर मूव कर रहा है, एक बॉडी बी है जो इधर मूव कर रहा है, एंड बोथ ऑफ देम कोलाइड। ड्यूरिंग कोलिजन देयर इज एक्सचेंज ऑफ फोर्स। इसका रूल आपको पता होगा, ये किसके थ्रू होता है, आप याद कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कॉन्सेप्ट काम करता है, जो कि प्रूव करता है कि ड्यूरिंग कोलिजन देयर इज एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी कोई दो बॉडी आपस में टकराए, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चल रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम या देयर इज चेंज इन फोर्सेस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब कोई दो बॉडी टकराए, फिर चाहे वो सेम दिशा में हो या अपोजिट दिशा में हो, टक्कर के दौरान वो लोग अपने फोर्सेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अपने अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, you must be playing carom boards, you have played sometime carom board. So what happens when a striker hits the स्ट्राइकर जो जब किसी को हिट करता है तो स्ट्राइकर बिकम स्लो, एंड दिस कॉइन या जिसको आप लोग हिंदी में गोटी कहते हैं, वो क्या होता है, वो तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी आप किसी भी बॉडी में टक्कर होगी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी चाहे सेम डायरेक्शन में होगी, तो वो एनर्जीज शेयर कर लेते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज विच शो देयर इफेक्ट्स विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। बहुत सिंपल है, सच ए फोर्स विच एक्ट्स विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वह फोर्स जो बॉडी के बिना संपर्क में आए अपना प्रभाव छोड़ता है बॉडी पर, उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्स बॉडी के संपर्क में आए बिना ही उस पर अपना प्रभाव छोड़ दे, उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और इसमें सबसे पहला एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल है, ये लॉन्ग रेंज का फोर्स है, ये बहुत दूर दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और हमारे पास तो ग्रेविटेशन फोर्स का लॉ है जो कि न्यूटन ने बनाया था, और इसे यूनिवर्सल लॉ नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एनी टू बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये हमने 9th में पढ़ रखा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत बड़ा फोर्स है जो हर दो बॉडी को आपस में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करता है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, वो दो बॉडी को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करता है। तो हमारे हाथ से अगर कोई पेन गिर जाए वो अर्थ पे गिरेगा, या मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, देखिए हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अभी आपके हाथ से एक पेन छूटेगा, वो अर्थ पे गिरेगा, अर्थ जो है वो सन के चक्कर काटेगा, सन पूरा जो है वो अपने जो उसका अपना पूरा मिल्की वे है उसका चक्कर काटेगा। सो बेसिकली ग्रेविटेशन इज अ वेरी बिग फोर्स। तो आप समरी में लेके चलेंगे कि ग्रेविटेशन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, it key always acts between two body, and as per the law of gravitation, universal law of gravitation, any two body in this universe attract each other, and the force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. So heavier is the body, stronger is the attractive force. So we have discussed it. Now we are moving towards the electrostatic force. जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बट इट इज सीन बिटवीन टू चार्जेस ओनली। तो दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कहते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है और वो लॉन्ग रेंज होता है, बहुत दूर दूर से काम करता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज होता है, और वो अट्रैक्टिव जरूरी नहीं कि अट्रैक्टिव हो, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। अगर लाइक चार्जेस हैं तो दे विल रिपल, अनलाइक चार्जेस हैं तो दे विल अट्रैक्ट। यानी कि प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, प्लस प्लस है तो दे विल ट्राई टू मूव अवे, माइनस माइनस है दूर जाएगा, और प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट, ये फोर्स शॉर्ट रेंज है, ज़्यादा दूर तक नहीं काम करता। थर्ड पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं कि अट्रैक्टिव हो, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पोलैरिटी क्या है, प्लस प्लस है तो दूर भागेगा, माइनस माइनस है तो दूर भागेगा, प्लस माइनस है तो नज़दीक आएगा। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं, जिसमें वो कॉम वाला एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप एक कॉम को अपने हेड पे रब करते हैं तो कॉम चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो पेपर के बिट्स को अट्रैक्ट और रिपेल करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जहां पर दो पोल्स होते हैं और ये दोनों पोल्स जो हैं उसका रूल है अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स जो हैं वो दूसरे को रिपेल करेंगे। ये सब मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर में होगा। तो जनरल कैरेक्टर आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या समझ रहे हैं? ये अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, मैग्नेटिक अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये घट जाएगा और डिस्टेंस कम है तो इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास, वी आर डूइंग टिल दिस पॉइंट। In the next class, we will start from the effects of forces. Till then, you keep revising the content. This is a relatively very easy chapter, so I will expect that आप लोग इस chapter को एक दो बार और revise करेंगे, so we can do it well and you can understand it very well. So in the next class, we will be doing effects of forces. Thank you for joining the class. Thanks a lot.